पॉक्सो एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, भारत का राजपत्र असाधारण अनुभाग 1 क भाग 2, 9 अध्याय व 46 धाराएं। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। एक्ट का ध्वन्यांकन जून 2018 में हुआ तथा वाचन श्रद्धा श्रीवास्तव का है। नोटिस, यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1)(ZB) के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 1, पॉक्सो एक्ट 2012, POCSO पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, 2012 का अधिनियम संख्यांक 32, 19 जून 2012, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने तारीख 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया है। पृष्ठ 2, बालक के उचित विकास के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वर्लित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रकारों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाए। ये अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से प्रवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए। बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है। क, किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना। ख, वैश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसायों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना। ग, अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना। बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध हैं और उन पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय 1, प्रारंभिक, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 1.1
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। 1.2 इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। 1.3 ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। परिभाषाएं 2.1 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, क गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 5 में है। ख गुरुतर लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 9 में है। ग सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है। घ बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। अंगा घरेलू संबंध का वह अर्थ होगा जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 के खंड 4 में है। 2005 का 43 च प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 3 में है। 6 विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। ज धार्मिक संस्था का वह अर्थ होगा जो धार्मिक संस्था या दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में है। 1988 का 41 झ लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 7 में है। इया लैंगिक उत्पीड़न का वही अर्थ है जो धारा 11 में है। पृष्ठ 3 ट साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है। ठ विशेष न्यायालय से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभिहित कोई न्यायालय अभिप्रेत है। ड विशेष लोक अभियोजक से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है। 1860 का 45, 1974 का 2, 2000 का 56 और 2000 का 21। 2.2 उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में हैं। अध्याय 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। क प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। 3 कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है ये कहा जाता है यदि वह प्रवेशन लैंगिक हमला। 3 का क अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। या 3 का ख किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। या 3 का ग बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। या 3 का घ बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है। 4 जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। ख गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। 5 का क जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। रोमन 1 पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है। या रोमन 2 किसी थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है। या रोमन 3 अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा। या रोमन 4 जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या
5 का ख जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर रोमन 1 ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है या पृष्ठ 4 रोमन 2 बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में या रोमन 3 अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा या रोमन 4 जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का ग जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का घ जो कोई किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह संरक्षण गृह संप्रेषण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद ऐसे जेल प्रतिप्रेषण गृह संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का अंगा जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी या प्राइवेट हो का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का च जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का छ जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। स्पष्टीकरण जहां किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले ही किया गया था या 5 का ज जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध अग्नायुद्ध गर्भ पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का झ जो कोई किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसके या उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का इया जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे रोमन 1 बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड ख के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा हास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है 1987 का 14 या रोमन 2 बालिका की दशा में व लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप गर्भवती हो जाती है। रोमन 3 बालक मानव प्रतिरक्षा हास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से हास कर सकेगा या 5 का ट जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का ठ जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का ड जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का ढ जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या पृष्ठ 5 का ड जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का त जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का थ जो कोई ये जानते हुए कि बालक गर्भ से है बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का द जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है या 5 का ध जो कोई सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या 5 का न
जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोष सिद्ध किया गया है, या 5 का प जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है, वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। 6 जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वो कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। ग लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। 7 जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। लैंगिक हमला। 8 लैंगिक हमले के लिए दंड। जो कोई लैंगिक हमला करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। घ गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। 9 का गुरुतर लैंगिक हमला। जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर रोमन 1 पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, या रोमन 2 किसी थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, या रोमन 3 अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, या रोमन 4 जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या 9 का ख जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर रोमन 1 ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है, या रोमन 2 सुरक्षा या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में, या रोमन 3 अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, या पृष्ठ 6 रोमन 4 जहां वह सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्यों के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, लैंगिक हमला करता है। या 9 का ग जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का घ जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेषण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का अंगा जो कोई किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का च जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद होते हुए उस संस्था में के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का छ जो कोई बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करता है। स्पष्टीकरण जहां किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेला किया गया था। या 9 का ज जो कोई बालक पर घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है। या 9 का झ जो कोई किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसकी जनेंद्रियों को क्षति करते हुए लैंगिक हमला करता है। या 9 का इया जो कोई किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे रोमन 1 बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड ठ के अधीन
यथा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा हास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। 1987 का 14 या रोमन 2 बालक मानव प्रतिरक्षाहास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से हास कर सकेगा। या 9 का ट जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का ठ जो कोई बालक पर एक से अधिक बार या बार बार लैंगिक हमला करता है। या 9 का ड जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का ढ जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है ऐसे बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का ड़ जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था या स्वामी या प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का त जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह में या कहीं और बालक पर लैंगिक हमला करता है। या पृष्ठ 7 9 का थ जो कोई ये जानते हुए कि बालक गर्भ से है बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का द जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है। या 9 का ध जो कोई सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर लैंगिक हमला करता है। या 9 का न जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोष सिद्ध किया गया है। या 9 का प जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है ये कहा जाता है। 10 गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अंगा लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। 11 लैंगिक उत्पीड़न कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है ये कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से रोमन 1 कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा। या रोमन 2 किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके। रोमन 3 अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है। या रोमन 4 बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है। या रोमन 5 बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है। या रोमन 6 अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है। स्पष्टीकरण कोई प्रश्न जिसमें लैंगिक आशय अंतर्वर्लित है तथ्य का प्रश्न होगा। 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अध्याय 3 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग जो कोई किसी बालक का मीडिया के जिसमें टेलीविजन चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं सम्मिलित है
किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। क, किसी बालक की जनेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना। पृष्ठ 8। 13 का ख, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना। 13 का 11, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना। वो किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी बालक का उपयोग पद में अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण, प्रकाशन, सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वर्लित करना सम्मिलित है। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड। 14 का 1, जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 14 का 2, यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वो किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 14 का 3, यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वो कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 14 का 4, यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वो किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 8 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 14 का 5, यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वो किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 8 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। धारा 15, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारण करेगा, वो किसी भांति के कारावास से, जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 4, किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न। धारा 16, कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला, उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा दूसरा, उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा तीसरा, उस अपराध के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। स्पष्टीकरण 1, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वो आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वो उस अपराध का किया जाना उकसाता है, ये कहा जाता है। पृष्ठ 9, स्पष्टीकरण 2, जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है और तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वो उस कार्य के करने में सहायता करता है, ये कहा जाता है। स्पष्टीकरण 3,
जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता करता है, ये कहा जाता है। धारा 17 दुष्प्रेरण के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। स्पष्टीकरण। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। धारा 18 किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, वो अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से यथास्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अध्याय 5 मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। 1974 का 2, धारा 19 का 1 अपराधों की रिपोर्ट करना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसको ये आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या ये जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वो निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। उपधारा 1 का क विशेष किशोर पुलिस यूनिट या ख स्थानीय पुलिस। 2 उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में क एक प्रविष्ट संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी। ख सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। ग पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी। 19.3 जहां उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, उसे उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे बालक अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तुओं को समझ सके। 19.4 यदि बालक द्वारा नहीं समझे जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है या बालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अहर्ताएं अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए जब कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा। 19.5 जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का ये समाधान हो जाता है कि उस बालक को जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसको यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है, रखने की तुरंत व्यवस्था करेगी। पृष्ठ 10 19.6 विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना किंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय पदाभेद नहीं किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं। 19.7 उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। धारा 20 मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक चाहे जिस नाम से ज्ञात हो उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम के उपयोग से जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधित है, जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है, यथास्थिति विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा।
मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। धारा 21.1 कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा 1 या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा या जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराधों को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वो किसी भी भांति के कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 21.2 किसी कंपनी या किसी संस्था चाहे जिस नाम से ज्ञात हो का भार साधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, वो ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 21.3 उपधारा 1 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे। मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। धारा 22.1 कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या उसकी मानहानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, वो ऐसे कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 22.2 जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। 22.3 जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा, जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो, वो ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मीडिया के लिए प्रक्रिया। धारा 23.1 कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिक प्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो। 23.2 किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगी। पृष्ठ 11 परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है। 23.3 मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशन या स्वामी संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोपों के लिए दायित्वाधीन होगा। 23.4 कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जाने के लिए दायी होगा। अध्याय 6 बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। धारा 24.1 बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वो साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। 24.2 बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। 24.3 अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय ये सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए। 24.4 किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। 24.5 पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो। धारा 25.1 1974 का 2 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। यदि बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसे इसमें इसके पश्चात संहिता कहा गया है कि धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है
तो उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपराधों का, जहां तक वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित है या बालकों का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं, विचारण करने की अधिकारिता होगी। 2000 का 21। कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, धारा 29। जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहां विशेष न्यायालय तब तक ये उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति वो अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। आपराधिक मानसिक दशा की उपधारा, धारा 30.1। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। 30.2। इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है, और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है। स्पष्टीकरण। इस धारा में आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत आशय हेतुक किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है। पृष्ठ 13। 1974 का 2, धारा 31। विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध, जमानत और बंध पत्र विषयक उपबंधों सहित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। धारा 32.1। विशेष लोक अभियोजक। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। 32.2। उपधारा 1 के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने 7 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। 32.3। 1974 का 2। इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड प के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे। अध्याय 8। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन। धारा 33.1। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां। कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा। 33.2। यथास्थिति विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसिल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालयों को संसूचित करेगा, जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। 33.3। विशेष न्यायालय यदि वो आवश्यक समझे विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। 33.4। विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की जिसमें बालक का भरोसा और विश्वास है, न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा। 33.5। विशेष न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। 33.6। विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए। 33.7। विशेष न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाए।
परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए बालक की पहचान में बालक के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी की पहचान या कोई अन्य सूचना जिसके द्वारा बालक की पहचान का पता चल सके सम्मिलित होंगे। 33.8 समुचित मामलों में विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त बालक को कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए उसको ऐसे प्रतिकर के संदाय का निर्देश दे सकेगा जो विहित की जाए। पृष्ठ 14 धारा 33.9 इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराध का विचारण ऐसे करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो और यथाशक्य सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। 1974 का 2 बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया। धारा 34.1 जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। 2000 का 56 34.2 यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात किया जाएगा और वो ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा। 34.3 विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल पश्चातवर्ती सबूत के कारण अविधि मान्य नहीं समझा जाएगा कि उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा यथा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी। बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। धारा 35.1 बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए कारण यदि कोई हो विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे। 35.2 विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा। साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखना। धारा 36.1 विशेष न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है। 36.2 उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा। विचारण का बंद कमरे में संचालन। धारा 37 विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है, परंतु जहां विशेष न्यायालय की ये राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है वहां वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के उपबंधों के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही करेगा। 1974 का 2 बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषीय या विशेषज्ञ की सहायता लेना। धारा 38.1 जब कभी आवश्यक हो न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी ऐसे अनुवादक या दुभाषीय जो ऐसी अहर्ताएं अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए की सहायता ले सकेगा। 38.2 यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो विशेष न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ जो ऐसी अहर्ताएं अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए की सहायता ले सकेगा। पृष्ठ 15 अध्याय 9 प्रकीर्ण। धारा 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश।
राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, गैर सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक की सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेगी। धारा 40 1974 का 2 विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 301 के परंतु के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे, परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसिल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। धारा 41 कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना। धारा 3 से धारा 13, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों। धारा 42 अनुकल्पिक दंड। जहां कोई कार्य या लोप इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित करता है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया अपराधी केवल उस दंड का भागी होगा जो ऐसे विधि या इस अधिनियम के अधीन मात्रा में गुरुतर हो। धारा 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगी कि 43 का क साधारण जनता बालकों के साथ ही उनके माता पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है। 43 का ख केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी भी हैं, को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। धारा 44.1 2006 का 4 अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी। यथास्थिति बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग इस अधिनियम के अधीन उनको समुनिर्देशित कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मॉनिटरी ऐसी रीति से जो विहित की जाए करेंगे। 44.2 2006 का 4 उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन निहित की गई हैं। 44.3 2006 का 4 उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे। धारा 45.1 नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। पृष्ठ 16 45.2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात क धारा 19 की उपधारा 4, धारा 26 की उपधारा 2 और उपधारा 3 तथा 38 के अधीन किसी अनुवादक या दुभाषीय, किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क करने की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को अहर्ताएं और अनुभव तथा संदेह फीस। ख धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सीय उपचार। ग धारा 33 की उपधारा 8 के अधीन प्रतिकर का संदाय। घ धारा 44 की उपधारा 1 के अधीन अधिनियम के उपबंधों की आवधिक मॉनिटरी की रीति।
45.3 इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ये अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वो ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वो नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वो निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, धारा 46.1 यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। 46.2 इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अनुसूची धारा 2 ग देखिए, निम्नलिखित के अधीन गठित सशस्त्र बल और सुरक्षा बल। क वायुसेना अधिनियम 1950 1950 का 45। ख सेना अधिनियम 1950 का 46। ग असम राइफल्स अधिनियम 2006 का 47। घ बम्बई होमगार्ड अधिनियम 1947 का 3। अंगा सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 का 47। च केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 का 50। छ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 का 66। ज तटरक्षक अधिनियम 1978 का 30। पृष्ठ 17। झ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 का 25। इयां भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 का 35। ट नौसेना अधिनियम 1957 का 62। ठ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 का 34। ड राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986 का 47। ढ रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 का 23। ड़ सशस्त्र सीमा बल अधिनियम 2007 का 53। त विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम 1988 का 34। थ प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 का 56। द राज्य की सिविल बलों की सहायता करने के लिए और आंतरिक अशांति के दौरान दलों को नियोजित करने के लिए या अन्यथा जिनके अंतर्गत सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 का 28 की धारा 2 के खंड क में यथा परिभाषित सशस्त्र बल भी हैं। राज्य विधियों के अधीन गठित राज्य पुलिस बल जिनके अंतर्गत सशस्त्र कांस्टेबलरी भी हैं। पॉक्सो एक्ट समाप्त। आपको हमारी पुस्तकें कैसी लगती हैं? ये बताने के लिए आप अपने विचार हम तक लिखकर खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है RSVI A 303 द्वितीय तल गोपाला अपार्टमेंट नरही राम तीरथ मार्ग लखनऊ 226001 या फिर ईमेल करें DAISYRSVI यानी daisyrsvi@gmail.com पर। आपके खतों द्वारा हमारा तथा हमारे रीडर्स का उत्साह बढ़ेगा तथा हम और जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।